सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपको रूबरू कराएंगे पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू से। देखिए यह खबर। सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू होंगे डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू। नीमच का ऐसा नाम जिसे बेबाक बोलने, सवाल उठाने और जनता के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित रहा। स्वर्गीय सीताराम जाजू भैया जी के पुत्र डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू पेशे से डॉक्टर थे और सरकारी सर्विस में थे। जन सेवा का अवसर मिला तो उन्होंने सरकारी नौकरी को तिलांजलि देकर जन सेवा में आ गए। नीमच के विधायक रहे और कांग्रेस के अनेक पदों पर कार्यरत रहे। कांग्रेस का चाहे अच्छा दौर हो या बुरा, कांग्रेस सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर, वे पार्टी के लिए समर्पित रहे। राष्ट्रभक्ति और राजनीति उन्हें विरासत में मिली। जब वे विधायक थे तो नीमच में एशिया के सबसे बड़े नेत्रालय गोमाबाई नेत्रालय की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाई। नीमच की जिस जमीन पर गोमाबाई नेत्रालय खड़ा है उसे स्वीकृत बतौर विधायक रहते हुए डॉक्टर जाजू ने दिलाई। डॉक्टर जाजू नीमच की दलित मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वे आज भी जब दलित मुस्लिम वार्डों में घूमते हैं तो उन्हें सुनने और मिलने के लिए लोग आ जाते हैं। काम करने का डॉक्टर जाजू का अनोखा तरीका है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता है जो आज सरकारी सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थ है। उन्हें नौकरी लगाने से लेकर जीवन संवारने का काम डॉक्टर जाजू ने किया। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू से। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज हम पहुंचे हैं नीमच की एक ऐसी हस्ती के पास जिनके परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई और जब सेवा का जज्बा आया तो वे सास की नौकरी को छोड़कर सेवा के क्षेत्र में उतर आए और राजनीति के क्षेत्र में अपना बड़ा नाम कमाया। वे बेबाक बोलते हैं, बेबाक विचार रखते हैं और समय समय पर आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ है नीमच के पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू। डॉक्टर साहब, सीटीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरा देश विश्व के संकट से जूझ रहा है, आप डॉक्टर भी रहे, आपकी फैमिली में भी कई लोग डॉक्टर रहे। इस बड़े संकट के दौर में सरकारी व्यवस्थाएं कहां तक हो पा रही हैं और उनको कैसे सुधार किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं सीटीवी का धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरे को एक मौका दिया और मेरा व्यक्तिगत साक्षात्कार लेकर आम लोगों के बीच में मेरी बात को पहुंचाने का एक तरीका दिया। उसके लिए मैं सीटीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ। निस्संदेह कोरोना काल जब लगा तो संपूर्ण विश्व के अंदर एक हाहाकार मच गया। महामारी का से नियंत्रण करने से लेकर उसको रोकने के प्रयास और हर तरह से हर जज्बे को के माध्यम से तैयारियां शुरू की। भारत के अंदर भी इन तैयारियों को की शुरुआत की और हमने मार्च के अंदर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को भी देखा और उसके बाद में लॉकडाउन के बाद अनलॉक को भी देखा। परंतु जिस तरह से महामारी ने अपना विकराल रूप लिया और ले रही है, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे उन तथाकथित नेतृत्वकर्ताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने समय रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर साहब, नीमच में लगातार मौतें हो रही है, कल भी जैसे 5 मौतें हुई है। नीमच में स्वास्थ्य सेवा वैसी नहीं जैसी होना चाहिए, क्योंकि आप स्वास्थ्य की सेवा के फील्ड में रहे, चिकित्सा का क्षेत्र रहा। नीमच में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया, बजट आ गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। ट्रामा सेंटर बन गया, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ नहीं। हमारी यह स्थिति है कि वेंटिलेटर तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, आप चूंकि आप भी नीमच में ही नीमच की पैदा हुए हैं और आप उस समाज से बिलोंग करते हैं जिसने आजादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जो कि देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के आपके समाज के लोगों में केवल पुरुषों की जागृति नहीं थी आंदोलन के लिए,
उसमें स्त्रियों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के भाग लिया था, वो ये बताता है कि समाज के अंदर जातिगत कुछ भी नहीं है। अगर ये हमारे लिए जागरूकता है तो चाहे वो अनपढ़ हो या महिला हो या पुरुष हो, वो सहभागिता निभाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से, और वो सवाल इस बात के लिए इसलिए है कि हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर अपन चर्चा करें तो ये बहुत लंबा विषय है। लंबा विषय इसलिए है कि हम इसका नीमच का स्वास्थ्य सुविधाओं का इतिहास देखें, जो हमारे से बीत गया, वर्तमान देखें और भविष्य देखें। ये तीनों अलग अलग हैं। अगर इतिहास देखेंगे आप तो कोरोना काल के बारे में ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नीमच की जब आबादी लगभग 4,500-5 हजार थी, तब नीमच के अंदर सन 1920 और 19 के अंदर जो महामारी पूरे विश्व में फैली थी, नीमच के अंदर कंटेनमेंट एरिया बनाया था। और ये कंटेनमेंट एरिया बना था आपके मिशन हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया बनने के बाद जो इलाज कराने के लिए लोग आते थे, तो आसपास के लगभग 100 किलोमीटर दूर के लोगों को यहाँ पर इलाज मिला था। जबकि आबादी कुल कितनी थी? केवल 4,500 और 5,000 की। उस समय जो सुविधाएं नीमच के अंदर थी, उसको हम आज की सुविधाओं से देखें, जबकि भारत आजाद हो गया, हर तरह की सुविधा है, धन की सुविधा है, सब कुछ है, पर वो सुविधाएं नहीं है। आपको एक और जानकारी इतिहास की देना चाहता हूं कि नीमच के अंदर सबसे पहले जो डॉक्टर महिला चिकित्सक आई, वो 1897 के अंदर आई, और अंग्रेज महिला चिकित्सक आई, और यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल के अंदर काम किया। और देखिए, हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ 1900 के अंदर जनाजा हॉस्पिटल था। वो मिशन हॉस्पिटल में था, जनाजा हॉस्पिटल मतलब लेडीज हॉस्पिटल, हाँ। मतलब उसके नाम पर जनाजा हॉस्पिटल में लेडीज हॉस्पिटल था। और मिशन हॉस्पिटल की उस समय स्थापना हो चुकी थी, और आम लोगों के लिए आपके सरकारी अस्पताल के अंदर, जिसे हम धर्म अस्पताल बोलते थे, उसकी स्थापना हो चुकी थी। नहीं तो उस समय जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे ज्यादा महत्व मिशन हॉस्पिटल का होता था, और ये सर ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल था जहाँ पर न्यूनतम दर पर सेवाएं दी जाती थी, या बिल्कुल निःशुल्क था। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मिशन हॉस्पिटल जब शुरू हुआ तब से लेकर वो लगभग 1998 या 2000 तक कार्य करता रहा, और वहां पर सेवा निःशुल्क की जाती थी, ऑपरेशन से लेकर हर चीज होती थी। यही नहीं, सन जिला अस्पताल बनने के पहले नीमच के अंदर, पूरे नीमच के चारों ओर जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। मतलब ये रहा कि जब जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, और धर्म अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो जो ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल वगैरह संचालित है, ये इनको भी अगर समय से डेवलप किया जाता तो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती। नहीं, देखिए, डेवलप तो किया ही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ। नीमच के अंदर, जो कि मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि नीमच के एक जो बहुत बड़ी सौगात ट्रस्ट के माध्यम से जो दी गई है, मेरा तो उसमें जो योगदान था वो केवल ये था कि मैंने उस जमीन को अलॉट किया, और जो जिसकी मांग वो मेरे विधायक बनने से पहले लगभग 15 वर्षों से कर रहे थे, परंतु उस समय उनको जमीन नहीं दी गई थी। पर मैं जैसे विधायक बना और मेरी जानकारी में आया, तो मैंने उनको तुरंत जमीन को अलॉट की, और वहां पर आज एक निजी ट्रस्ट का इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जो पूरे मध्य भारत इलाके में, मध्य देश के इलाके में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है घुमावई आई चिकित्सालय, जो एशिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो चूंकि आपने राजनीति का दौर भी देखा, आप तो शासकीय सेवा से इस्तीफा देकर इस क्षेत्र में आए, और आज के इस दौर में बहुत अंतर है। ये बात बहुत स्पष्ट है।
समय परिवर्तनशील होता है और हर चीज के अंदर बदलाव आया है। हम केवल राजनीति की बात ही नहीं करें, धार्मिक वातावरण देख लें, सामाजिक वातावरण देख लें, व्यवसायिक वातावरण देख लें, हर जगह जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन देश के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। परंतु बदलाव तभी होता है जब नेतृत्व उसको स्वीकार करके और आगे बढ़ाए। पर दिक्कत यह है कि जो हमारे यहाँ का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचा अभी बन चुका है, उसके कारण से हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बल्कि हम कहीं ना कहीं एक लंबी चौड़ी खाइयां पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर जाजू का परिवार नीमच में 200 साल पहले आया था। नीमच में बहुत कम लोगों के पास अपने वंशजों का रिकॉर्ड होगा, लेकिन डॉक्टर जाजू के पास वंशजों का 2 साल पुराना रिकॉर्ड है। उनके घर के बाहर एक दीवार उन वंशजों के नाम का उल्लेख है। 200 साल पहले उनके परदादा के परदादा कौन थे, उनका नाम भी उनकी दीवार पर लटकी तस्वीर पर लिखा है। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में डॉक्टर जाजू के पिता सीताराम जाजू का अहम योगदान रहा। नीमच की प्यास बुझाने वाले हड़कियाखाल बांध की सौगात भी सीताराम जाजू ने दी। डॉक्टर जाजू और उनकी पत्नी डॉक्टर संतोष जाजू आज भी सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। वे बिना फीस लिए लोगों को देखते हैं और परामर्श देते हैं। कांग्रेस में आप ही एकमात्र ऐसे लीडर है जो सांसद के हर सवाल पर जवाब पूछते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं। और हाल ही में अफीम उत्पादक का मुद्दा हो या नीमच में रेल सुविधाओं को लेकर आपने बेबाक सवाल किए, तो क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र के जो सांसद है उनकी भूमिका कितनी सार्थक नजर आ रही है? वर्तमान सांसद की जो भूमिका है, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास जब जब हुआ है लीक से हटकर, रूटीन की बातें अलग है। रूटीन में तो जो चीज मिलना है वो नीमच को भी मिलेगी, तो आपके अनूपपुर को भी मिलेगी, तो झाबुआ को भी मिलेगी। पर लीक से हटकर कोई काम हुए हैं नीमच में विकास के लिए, नीमच जिले के लिए, ये संसदीय क्षेत्र के लिए, तो वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो सांसद रहे, चाहे नीमच के विधायक रहे, उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो विकास के मील के पत्थर हैं। तो सांसद की बात हम करें तो निस्संदेह हमारे सांसद अच्छे हैं, बढ़िया हैं, व्यवहार कुशल हैं, चर्चा करते हैं, मेल मुलाकात करते हैं। पर विकास की जो सोच उनके अंदर होना चाहिए क्षेत्र के मामले में, उसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर है और वे कभी मुद्दे नहीं उठाते हैं। वे मुद्दे उठाते जरूर हैं, और मुद्दे कैसे उठाते हैं कि संतरे का प्रोडक्शन कम क्यों हो गया, कभी उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमारे यहाँ के यात्रियों को सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके लिए हम क्या करें। उनने अफीम के मुद्दों को उसके लिए बात की, एनडीपीसी एक्ट के लिए बात करते हैं, पर वो ये नहीं करते हैं। इसमें एक बड़ी समस्या है कि सालों से अफीम के किसान अफीम का मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए किलो की मांग कर रहे हैं। और ऐसे ही कई मुद्दे जो अफीम एक मतलब जो ऐसी फसल है जिसको लेकर नशा भी बढ़ता है और दवा भी बनती है, तो इसकी जो मूल्य है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो तस्करी रुकेगी। ये कभी मूल्य पर कभी बात नहीं होती, नीतियां बनती है लेकिन मूल्य कभी डिसाइड नहीं होता है। देखिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो नीति बनती है उसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है कि ये माना जाता है कि संसदीय क्षेत्र की 5 या 6 लोकसभा सीटें जो हैं उसमें अफीम का मुद्दा रहता है, जबकि मेरा ये मानना है कि अफीम का मुद्दा राजनीति से कहीं जुड़ा नहीं है। ये एक लोगों ने बना दिया और इसकी के कारण क्या होता है कि तस्करी भी बढ़ रही है, तस्करों को संरक्षण भी मिलता है और संरक्षण मिलने के बाद उसके लिए आगे बातें की जाती है। आप देखिए, जब भी अफीम की नीति बनती है तभी हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधि जागते हैं। इसके पहले कभी उन्होंने कोई बात नहीं करते हैं। ये क्या बताता है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कांग्रेस में लंबे दौर से काम किया, अभी कांग्रेस की सरकार आई, फिर चली गई, कांग्रेस गुटों में बढ़ती है, फिर एकजुट हो जाती है, अभी फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखी गई है। क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है
कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, और रहा सवाल गुटबाजी की, तो गुटबाजी जब परिवार के अंदर होती है, जब हम भाई भाई के अंदर गुटबाजी हो जाती है, परिवार के अंदर बंटवारे के मामले में, धन के मामले में, दूसरे मामले में, तो एक पार्टी जिसके अंदर प्रजातंत्र एक तरीके से हर चीज होती है, उसके अंदर अगर एक दूसरे की गुटबाजी होती है तो ये सर्वमान्य और हर जगह होता है। तो मैं ये नहीं मानता कि गुटबाजी क्या है। हाँ, ये बात पक्की है कि कुछ अनुशासनहीनता हमारे यहाँ पर अभी ज्यादा हो गई बीच में, और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जिस वक्त अनुशासनहीनता पर नियंत्रण हो जाएगा, पार्टी आगे आएगी। जनता चाहती है, जनता को विकल्प चाहिए, और इसका मैं इसलिए मानता हूं विकल्प कि देश की राजनीति के अंदर हर आदमी बात जरूर करता है वर्तमान सरकार की, पर आप ये बताइए कि कितने प्रतिशत मत वोट लेकर वो सरकार बनी है। अगर आप देखेंगे तो 2014 के अंदर 31% वोट मिले थे और 69% वोट खिलाफ में गए थे। वैसे ही 2018 के अंदर जो चुनाव हुआ था तो 35% वोट मिले और बाकी 65% वोट खिलाफ में गए। तो आप ये अंदाज लगा लीजिए कि 35% और 30% केवल पासिंग मार्क है। अच्छा, कांग्रेस से आपके समय देखा गया है कि हम सुनते भी अभी भी कि आज भी आपकी दलित मुस्लिमों में एक अच्छी पकड़ थी। लोग आपको याद करते थे कि डॉक्टर साहब का कार्यकाल बेहतरीन था और इस वर्ग के लिए सोचते थे। लेकिन ये कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो खिसक गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के पास चला गया। देखिए, बहुत बिल्कुल सही है। नीमच के अंदर दलित और मुस्लिम समाज ने आज़ादी के पहले से ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को मदद की है। मैंने आपको जैसा पूर्व में बताया, तो उनका रुझान कभी जातिगत कारण से नहीं हुआ है, परंतु वर्तमान समय में जिस तरह से जातिवाद को मुद्दा बना दिया पिछले 15-20 सालों से, और जिस तरह से सरकारों ने के नेतृत्व ने जो विभिन्न सरकार आई हैं, एक तरह से दलित और मुस्लिम को कुचलने का काम किया, उसका असर कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस से क्यों खिसक गया? मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों को भी दोषी मानते? नहीं, कांग्रेस की नीति तो हमेशा अच्छी रही है, दोषी नहीं है। दोषी तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम लोगों की कार्यशैली में कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण से हमारा अपना ही परिवार हमसे बिछड़ गया। अच्छा डॉक्टर, भाजपा को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको लेकर वहाँ भी देखा है पाटीदार जी का गुट अलग है, दिलीप जी का अलग है और अन्य गुट। देखिए, वैसे ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि कौन सा गुट क्या है, इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। पर चूंकि उनके केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है और यहाँ पर नगर पालिका में भी उनके लोग बैठे थे, तो जब विकास का मामला आता है तो उसके ऊपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, जबकि हमें इस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं इस गुटबाजी के कारण, भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के कारण और उनके अंदर स्वार्थी प्रवृत्तियों के लोगों को संरक्षण मिलने के कारण इस शहर का विकास रुका है। और जो योजनाएं वर्षों पूर्व स्वीकृत हो चुकी थी, उसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। न तो योजनाएं पूरी हो पाई और न उनका लाभ शहर को मिल पा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है नीमच में, उद्योग धंधे नहीं है, मंडी ठप है, मंडी मॉडल एक्ट आ रहा है, किसान विरोधी विधेयक को किसान विरोधी बताया जा रहा है। ऐसे में नीमच के युवाओं की स्थिति क्या होगी? देखिए, ये बेरोजगारी नीमच के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। शहरी इलाके का लड़का तब भी ये युवा पढ़ाई लिखाई करके शहर से बाहर जा रहा है, जिले से बाहर जा रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी कहाँ जाएगा? और इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की कमजोरी है। और पिछले 15-20 साल से जिस तरह से हमारे जिले ने नेतृत्व देखा है और एक ही पार्टी ने देखा है, तो भावनात्मक रूप से उनका शोषण तो कर लिया चुनाव जीतने के लिए, और उनका भी
लक्ष्य केवल एक ही रहता है कि हम चुनाव जीतें, जबकि कांग्रेस के लोगों का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं होता है। उनका लक्ष्य ये है कि अगर हम जीत के आए तो हम क्षेत्र का विकास करें, और ये अंतर ही के कारण आज बेरोजगारी है। आप देखें तो जब जिला नहीं बना था नीमच के स्थिति के बारे में कि यहाँ बड़े उद्योगपतियों ने जिस तरह से उद्योग डाले वो आपके सामने है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण विक्रम सीमेंट है। उसके बाद में सीसीआई फैक्ट्री रहा और तो बंद भी हो गया। बंद हो गया, तो वो कमजोरियों के कारण हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमजोरी है। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी आरोप लगा दूं, पर उस समय तात्कालिक समय तो उद्योग लगे ना। और सबसे बड़ी चीज जो आपको उद्योग के मामले में बताना चाहता हूं, पूरे उज्जैन संभाग में और इंदौर संभाग के अंदर नीमच एकमात्र जगह थी जहां इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पहले विकसित हुआ। जो आपका देखते हैं कलेक्ट्रेट के आगे जाके जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है वो तब बना था जब कि मंदसौर, रतलाम, अन्य जगहों पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। तो आप उस जमाने के नेतृत्व की आप सोच देख लीजिए कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए, इंडस्ट्रियां शुरू करवाने के लिए कितने प्रयास किए।